दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री पिछले 3 महीने से ऐलान कर रहे थे कि शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली तैयार है और जल्द ही कैबिनेट से पास होगा। लंबे इंतजार के बाद बिहार सरकार ने सोमवार को शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बाद आज आरजेडी कार्यालय के बाहर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। गौरतलब है कि जब इस नई नियमावली पर मुहर लगी तो उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आया कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें बीपीएससी परीक्षा देनी होगी और वे नियोजित नहीं बल्कि नियमित हो जाएगी। इसके बाद आरजेडी कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। जब सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली में नियोजित शिक्षकों का प्रावधान ही खत्म कर दिया है। बिहार में अब नियमित शिक्षकों की बहाली होगी। जब राज्य सरकार सीधे शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, यानी कि पंचायत से लेकर के नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की बहाली का प्रावधान ही खत्म कर दिया जाएगा। जब शिक्षकों को नियमित वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलेगी। सरकार ने इससे पहले नियोजित शिक्षकों को भी मौका दिया है, जब वे भी एक परीक्षा पास करके नियोजित से नियमित बन सकते हैं। जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया बदल दी है। अब शिक्षक राज्य कर्मी होंगे, उन्हें आकर्षक सैलरी भी मिलेगी और उन्हें सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी। सरकार अब नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं, जब सरकार उन्हें भी मौका देगी। पहले से नियोजित शिक्षकों को एक परीक्षा पास करना होगा। जब बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को पास करके पुराने नियोजित शिक्षक भी नियमित शिक्षक बन पाएंगे। परीक्षा पास करने के बाद उन्हें नियमित वेतन भत्ता और सुविधाएं भी मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा है कि देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। जब विभाग ने हालांकि कहा है कि मानसून के दौरान अल नीनो की स्थिति बन सकती है, लेकिन सकारात्मक हिंद महासागर और उत्तर गोलार्ध पर कम बर्फ पड़ने से इन स्थितियों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। ये पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए राहत की खबर है। कृषि क्षेत्र फसलों की पैदावार के लिए मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर ही निर्भर रहता है। आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्रा ने बताया है कि बारिश के सामान्य और फिर सामान्य से ज़्यादा होने की 67% संभावना है। उन्होंने बताया है कि फरवरी मार्च 2023 के दौरान उत्तरी गोलार्ध और फिर यूरेशिया में बर्फ से ढके क्षेत्र सामान्य से कम रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरी गोलार्ध पर कम बर्फ का पड़ना यानी कि पूरे भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बारिश के लिए अनुकूल माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है। ईद को देखते हुए अप्रैल माह का वेतन 20 मई तक यानी कि 20 अप्रैल तक देने का निर्देश दिया गया है। जब वित्त विभाग ने इस संबंध में निर्णय लिया है। दरअसल ईद उल फित्र चांद के हिसाब से 21 या फिर 22 अप्रैल को हो सकता है। जब अल्पसंख्यक समुदाय के इस पर्व को देखते हुए सरकार ने सभी कर्मचारियों और फिर पदाधिकारियों को अप्रैल 2023 माह का वेतन 20 अप्रैल तक देने का निर्देश दिया है। इसके लिए वेतन संबंधित विपत्र 20 अप्रैल तक कोषागारों में प्रस्तुत करने और फिर कोषागार पदाधिकारी द्वारा उसी दिन से उसे पारित करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना जारी है। जाति गणना में परिवारों की गिनती के दौरान मासिक आय का भी आकलन होगा। साथ ही लोगों के रोजगार और फिर बेरोजगार की संख्या का पता भी चलेगा। परिवारों के मासिक आय यानी कि महीने में कितने कमाते हैं परिवार, उसको लेकर भी अलग अलग कोड निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इसमें विद्यार्थी, गृहिणी और फिर काम नहीं करने वाले को लागू नहीं की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए कोड 8 निर्धारित किया गया है। मासिक आय से मतलब परिवार के सदस्य को प्रत्येक माह प्राप्त होने वाली औसत आय है। जाति गणना में परिवार के सर्वे के दौरान परिवार के सदस्यों के कार्य को लेकर अंकित विकल्प संख्या 1 से 2 के कार्यों से आय का सृजन होता है। इसके लिए विकल्प और कोड 7 दिया गया है। जब विद्यार्थी, गृहिणी और फिर काम नहीं करने वाले की आय का आकलन संभव नहीं है, इसीलिए विकल्प लागू नहीं 8 कोड दिया गया है। किसी व्यक्ति को विकल्प चुनने में कठिनाई होने पर
परगणक द्वारा उसके कार्यकलाप और फिर बाजार में प्रचलित मजदूरी के आधार पर आय का आकलन करके उस व्यक्ति को बताना होगा, जहां उनकी सहमति से विकल्प अंकित किया जाएगा। जाति गणना के दूसरे चरण की गिनती 15 अप्रैल से 15 मई के बीच होनी है, जब मंगलवार को परगणकों और फिर परीक्षकों की ट्रेनिंग समाप्त हो गई है। जनगणना के महत्व और फिर बारीकियों को देखते हुए 3 स्तरों पर जनगणना से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। दूसरे चरण का काम मोबाइल ऐप, गणना प्रपत्र और फिर पोर्टल के माध्यम से होना है, इसलिए गणना कर्मियों को सभी पहलुओं, तथ्यों और तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा सोमवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। यह सरकार के द्वारा इस बैठक में शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी। इससे बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह है, मगर सरकार के द्वारा अब होने वाली शिक्षकों की भर्ती कई बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, बिहार में अब प्रदेश में प्राथमिक से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के स्कूलों में शिक्षक का पद विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। इस पद पर बहाली के लिए बीपीएससी परीक्षा लेगा। इसके साथ ही कोई भी परीक्षार्थी केवल 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं, यानी कि 3 बार परीक्षा में भाग लेकर भी फेल हो गए हैं तो चौथी बार उनको मौका नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, बिहार सरकार के द्वारा अब संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति बंद हो गई है। जब बिहार सरकार के द्वारा अब अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा शिक्षक बहाली नियमावली को मंजूरी देने के साथ ही विभाग के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी हाँ, बिहार सरकार के द्वारा अब करीब 17 सालों के बाद शिक्षक नियुक्ति का अधिकार पंचायतों और नगर निकाय से छीन लिया गया है। साल 2005 से पहले राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी के रूप में होती थी। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से आज ईडी की टीम ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ईडी कार्यालय से बाहर निकले। ईडी अधिकारियों ने तेजस्वी यादव से सवाल किए हैं। इससे पहले सोमवार को पटना से दिल्ली रवाना होने के दौरान तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। जब भी कोई जांच एजेंसी बुलाती है तो फिर वे पूछताछ में शामिल होते हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव से सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है। 25 मार्च को दिल्ली में स्थित सीबीआई मुख्यालय में उनसे काफ़ी देर तक पूछताछ की थी। वहीं कुछ समय पहले ईडी ने उसके न्यू फ्रेंड कॉलोनी में स्थित आवास पर छापेमारी भी की थी, जहां उस दौरान तेजस्वी यादव अपने रेसिडेंट्स पर मौजूद थे। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन लेने के इस मामले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। हालांकि अभी तक इस केस में तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है। 25 मार्च को जब तेजस्वी से सीबीआई की पूछताछ हुई थी, तब उसी दिन मीसा भारती से ईडी ने भी पूछताछ की थी। वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी इस मामले में सवाल जवाब हुए। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे ने गर्मियों की छुट्टी के लिए कमर कस ली है। रेलवे ने 11 अप्रैल को जारी एक नए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 8 रेलवे जोन में 217 समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेनें कुल 4010 फेरे लगाएंगे। यह रेलवे द्वारा जारी की गई सूची में सबसे ज़्यादा 69 स्पेशल ट्रेनें साउथ वेस्ट रेलवे को मिली है। इस जोन में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ स्टेशन आते हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल रेलवे को 48, वेस्ट रेलवे को 40, दक्षिण रेलवे को 20 और फिर उत्तर पूर्व रेलवे को 16 ट्रेनें मिली है। सेंट्रल और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे को 10-10 समर स्पेशल ट्रेन दी गई है। आपको बता दें कि बिहार ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में ही आता है, जब पूर्व रेलवे की 4 ट्रेनें मिली है। इसमें पश्चिम बंगाल के स्टेशन आते हैं, जहां उत्तर रेलवे को कोई समर स्पेशल ट्रेन नहीं मिली है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के हाथ कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जब बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 11 जिलों में कुल 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पिछले दिनों की तुलना में संक्रमितों की संख्या कम हुई है। इधर संक्रमण की पहचान को लेकर के 32,302 सैंपलों की जांच की गई है। नए संक्रमितों में पटना जिले में 17, भागलपुर में 6, बांका में 2, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 3, कैमूर में 1, खगड़िया में 1, मुंगेर में 3, नालंदा में 1, पूर्णिया में 2 और रोहतास में 1 नया संक्रमित मरीज मिला है। जी पटना में कल 17 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 12 मरीज पटना के और फिर 4 दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। जहाँ एक मरीज पटना एम्स में भर्ती है, वहीं हाल के दिनों में सामने आए 90 मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को 3 लाख नौकरियां नहीं दे पाने के लिए मुख्य विपक्षी दल भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को रेलवे भूमि नौकरी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेशी से एक दिन पहले सोमवार को उन्होंने कहा है कि राजद ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि हर साल लगभग 3 लाख नौकरियां दी जाएगी, लेकिन भाजपा इसमें अड़चन पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि राजद चुनाव पूर्व युवाओं से किए गए 3 लाख नौकरियों के वादे पर प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा नहीं चाहती है कि बिहार के युवाओं को बिहार में नौकरी मिले, इसीलिए वे इस काम में रोड़ा अटका रही है। भाजपा नहीं चाहती है कि बिहार में सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रही है और सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी विपक्षी एकता की मुहिम तेज करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार शाम पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि वे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं से मिलकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुटता को लेकर के चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिलेंगे। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है। जदयू सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली दौरे पर निकले हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद देश यात्रा पर जाने के संकेत भी दिए थे। माना जा रहा है कि उनका दिल्ली दौरा इसी मुहिम की शुरुआत है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अन्य कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिलकर के उनका हालचाल जानेंगे। लालू 1-2 दिन में सिंगापुर जा रहे हैं, जहां दिसंबर में उनका सिंगापुर में ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। अभी वे दिल्ली में रहकर के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एक बार फिर से डॉक्टर को दिखाने के लिए वे सिंगापुर जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त अब नजदीक आता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम जो पिछले कुछ महीने से ठंडे बस्ते में है, उसे अब फिर से धार देने में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से दिल्ली में विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात करके 2024 चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की अपील करेंगे। इससे पहले सितंबर 2022 में भी उन्होंने सोनिया गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल सरीखे नेताओं से मुलाकात भी की थी। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्ण शराबबंदी वाले यानी कि पूरी तरीके से शराब बैन वाले बिहार में आए दिन नए कारनामे शराब कारोबारियों के द्वारा सामने आ रहे हैं। कभी एम्बुलेंस तो कभी ट्रेन, कभी अन्य वाहनों से। अब नया ट्रेड कुरियर से ही शुरू कर दिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कोई भी कोर कसर छोड़ने के फिराक में नहीं है। शराब कारोबार के लिए पुलिस सभी ट्रेड में घुस करके शराब कारोबारियों को निकाल रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के चैनपुर से सामने आया है, जहां कांटी थाना के एलटीएफ प्रभारी रविकांत कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि चैनपुर में शराब कारोबारी गौतम कुमार अपने घर से ही शराब का कारोबार कर रहा है, जिसकी सूचना सत्यापन के बाद छापेमारी की। छापेमारी में एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। कारोबारी को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर छापेमारी की तो फिर पुलिस भी देख करके हैरान रह गई। ब्रांडेड अवैध शराब एक कोरियर वाले बॉक्स में पूरा भर करके सील पैक था। उसे खोलने के बाद सभी हक्के बक्के रह गए कि अब नए ट्रेड में अवैध शराब कारोबारी कुरियर कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आपके पास रखा 2000 रुपये का नोट अब मार्केट में चलेगा या नहीं। इसको लेकर के सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अच्छा, आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से बैंकों के एटीएम में 2000 रुपये के नोट दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि एटीएम से पैसे निकालने जाए तो फिर 2000 रुपये के नहीं बल्कि 500, 200 और 100 रुपये के ही नोट निकलते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मार्केट में भी 2000 रुपये के गुलाबी नोटों का सर्कुलेशन कम हो गया है। अब इसको लेकर के मोदी सरकार ने संसद में जानकारी दी है। जब वही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसको लेकर के चौंकाने वाला जवाब दिया है। आपको बता दूं कि लोकसभा में सांसद संतोष कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा था कि क्या रिजर्व बैंक ने बैंकों पर 2000 रुपये के नोट को एटीएम से जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि ऐसा है तो फिर इसकी जानकारी दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने पूछा था कि क्या रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को छापना बंद कर दिया है। ये सवाल भी पूछा गया। इस सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि एटीएम मशीनों में 2000 रुपये के नोट भरने या फिर नहीं भरने के लिए सरकार की तरफ से बैंकों को निर्देश नहीं दिए गए हैं। जब बैंक एटीएम मशीनों में पैसे भरने के लिए अपनी पसंद खुद चुनते हैं, वे आवश्यकता का आकलन करके ऐसा करते हैं।
उन्होंने ये भी कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019-20 के बाद से 2000 रुपये के नोट की छपाई नहीं हुई है। आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से कही गई बातों के अनुसार आपके पास रखा 2000 रुपये का नोट बेकार नहीं हुआ है, यानी कि वैध है और उसे मार्केट में चला सकते हैं। हालांकि छपाई नहीं होने की वजह से मार्केट में इस गुलाबी नोटों की कमी आई है। गुलाबी नोट आपको इक्का दुक्का दिख रहा है या फिर नहीं भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के करीब 20 लाख बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा में ए ग्रेड मिला है। जब बच्चों को ए ग्रेड मिलने पर उन्हें स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ए ग्रेड लाने वाले बच्चे मेडल और फिर प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किए गए हैं। राज्य भर के स्कूलों में 5 अप्रैल को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में इसका आयोजन किया गया। इस दौरान ए ग्रेड प्राप्त करने वाले 19,89,545 बच्चों के नाम की घोषणा स्कूलों में हुई है और उन्हें मेडल दिया गया है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। बेहतर रिजल्ट जारी करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जॉब के बदले जमीन इसके मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके परिवार के 7 सदस्यों और लालू के बेहतर करीबी भोला यादव समेत 4 कंपनियों की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। ईडी के आदेश पर मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार के सभी जिला अवर निबंधन एवं अवर निबंधकों से लालू परिवार की संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है। ईडी के आदेश पर विभाग की तरफ से सभी जिलों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में स्थित ईडी के सहायक निदेशक अंकुर तिवारी की तरफ से बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के महानिरीक्षक को पत्र भेज दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर हुआ है। परिवाद दायर कराने वाले शख्स ने कांग्रेस पर धोखाधड़ी और रंगदारी मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि डिज्नीलैंड मेला लगाने के लिए 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। मेला सचिव प्रदीप कुमार ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, मुजफ्फरपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल और फिर उनके बेटे के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर के बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने की कोशिश की जा रही है। टीईटी एसटीटी पास छात्रों को अब और परीक्षा देनी होगी। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने फिर से एक बार लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया है। उन्होंने नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार से ये पूछा है कि टीईटी और एसटीटी की परीक्षा जिन लोगों ने 2019 में दी थी, जिसमें हजारों अभ्यर्थी पास हुए थे, क्या अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी? जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सरकार पर हमला करते हुए आगे कहा कि नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी बनाने के लिए भी एक बार फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। अब हर विद्यालय में पुराने वेतनमान नियोजित शिक्षक और नई नियमावली के तहत बहाल सरकारी शिक्षक यानी कि 3 तरह के शिक्षक होंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ इतना भद्दा मजाक कृपया ना करें। वही नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में शिक्षक संघ भी सामने आ गए हैं। जब शिक्षक संघों ने नीतीश सरकार पर नियमित वेतनमान के नाम पर छलावा करने का आरोप लगाया है। शिक्षक संघों का कहना है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। अब शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ेंगे या इस नियमावली के विरोध में जल्द ही बड़ा आंदोलन होगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार के पीएम रोजगार मेला योजना से नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल 2023 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र देंगे। इस दौरान लगभग 71,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। रोजगार मेला के सफल प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरी पाने वाले युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला अभियान के तहत करीब 71,000 नवनियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। जब पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस नियुक्ति पत्रों को विभिन्न सरकारी विभागों और फिर संगठनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वितरित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी सरकार की जीत की भविष्यवाणी की है। अमित शाह ने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने सीटों को लेकर भी भविष्यवाणी की है। बताया है कि कितने सीट लाकर के पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।
असम के डिब्रूगढ़ के एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और फिर पार्टी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि जल्द ही पूरे देश से इसका सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी असम की 14 में से 12 सीटें जीतेगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने मई 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से बीजेपी के नेतृत्व वाली असम सरकार की उपलब्धियों और फिर पिछले 2 सालों में शुरू की गई योजनाओं और नीतियों का पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि मैं 2016 में पूर्वोत्तर में बीजेपी के विजय मार्च शुरू करने के लिए असम के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और फिर सहयोगी क्षेत्र के सभी राज्यों में सत्ता में हैं, वही कांग्रेस पूर्वोत्तर में कुछ साल पहले सबसे बड़ी पार्टी रही है जो अब पूरी तरीके से मिट चुकी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक शानदार मुहिम शुरू की है। भारतीय रेलवे चाहता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बना सके। इसीलिए रेलवे ने इस मुहिम के तहत युवाओं को 15 से 18 दिन की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है, जिसके बाद युवा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की यह योजना युवाओं को काफ़ी भा रही है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेनिंग के लिए युवाओं का ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। महज 10वीं पास युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और 15 से 18 दिन की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। जहां उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया है कि भारतीय रेलवे द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। जहां उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत सभी मंडल पर ऐसी बहुत सी कारखाने हैं जहां ट्रेनों से जुड़े काम किए जाते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे में आमतौर पर कारखानों में वेल्डिंग के काम किए जाते हैं। इस काम में युवा दक्षता हासिल कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए जातियों की सूची और फिर इससे संबंधित कोड जारी कर दिए जा चुके हैं। इसी के आधार पर राज्य भर में अलग अलग जातियों की पहचान की जानी है। हालांकि इस सूची में यानी कि इस लिस्ट में मुस्लिम धर्म से मुगल जाति को शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर के इस जाति से संबंधित लोगों ने सूची में सुधार करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही दरभंगा जिले के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय कुमार चौधरी ने मामले को उठाते हुए मुगल जाति को सूची में शामिल करने की मांग रखी है। जहां विनय कुमार चौधरी की ओर से बिहार विधानसभा के सचिव को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि पिछले साल के आखिर में राज्य में सभी प्रखंडों में जातियों की सूची उपलब्ध कराते हुए मांग की गई थी कि अगर कोई नाम छूट गया तो फिर उस संबंध में जानकारी भेजी जाए। जब कुछ जातियों के नाम बाद में जोड़े भी गए हैं। हालांकि इस सुधार के बाद भी अब 1 से 214 क्रमांक तक की प्रकाशित की गई फाइनल सूची में मुगल नाम नहीं है। विनय कुमार चौधरी ने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है कि दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में मुगल जाति की अनुमानित संख्या 10,000 के करीब होगी। इसके अलावा बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीवान और सीमांचल के क्षेत्रों में भी मुगल जाति के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। दोस्तों बात करते हैं कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। ये सुनवाई जस्टिस कृष्ण मुरारी और फिर जस्टिस संजय करोल की बेंच ने की है। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र, बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट इस मसले पर अगली सुनवाई 21 अप्रैल को करेगा। दरअसल यूट्यूबर मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में प्रवासी कामगारों के बारे में फर्जी खबरें शेयर करने के संबंध में खुद पर बिहार और फिर तमिलनाडु में की गई FIR को एक साथ सुनने की मांग याचिका में की है। गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज FIR और NSA मामले में राहत की मांग के साथ साथ याचिका में जमानत की भी मांग की है। तो दोस्तों ATM लोगों के जीवन को बड़ा आसान बना दिया है। जब नगद पैसे की ज़रूरत होती है तो फिर उसी वक्त आप ATM से पैसे निकाल लेते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। लेकिन ATM से पैसे निकालते वक्त बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ATM से पैसे निकालने के बाद लोग अक्सर कैंसिल बटन को बार बार दबाते हैं। इसके अलावा कई लोग ATM से ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले ही कैंसिल बटन को 2-3 बार दबाते हैं। आखिर इस बटन को क्यों दबाते हैं, इसे दबाने के पीछे का कारण क्या है, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आपका पासवर्ड कितना सेफ है, अभी हम आपको इसके बारे में
जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैंसिल बटन को लोग क्यों दबाते हैं। तो बात करते हैं कि एटीएम से ट्रांजैक्शन करने के बाद इसीलिए कैंसिल बटन को दबाते हैं कि वे पूरी तरीके से एटीएम के सिस्टम से बाहर आ जाएं। तो बात करते हैं कि एटीएम से ट्रांजैक्शन करने के बाद इसीलिए कैंसिल बटन को दबाते हैं कि वे पूरी तरीके से एटीएम के सिस्टम से बाहर आ गए हैं। जी हाँ, इस बटन दबाने से ये अपने आप को महसूस होता है कि हम जितने भी उसके सिस्टम है उससे बाहर आ गए हैं, ये पूरी तरीके से सेफ है। इससे निश्चित होने के लिए ये कैंसिल बटन को बार बार दबाया जाता है ताकि उनके एटीएम से बाहर जाने के बाद कोई दूसरा आदमी बगैर पासवर्ड डाले पैसे ना निकाल ले। इससे बचने के लिए लोग कैंसिल बटन को बार बार दबाते हैं। वहीं कुछ लोग ट्रांजैक्शन को शुरू करने से पहले ही 2-3 बार कैंसिल बटन को दबाते हैं। इससे ये होता है कि अगर कोई पासवर्ड चोरी करने के लिए कोई सेटअप लगाया गया होता है तो फिर वह कैंसिल हो जाता है, या कोई प्रोसेस नहीं रह जाता है। इससे ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। हालांकि ये हर स्थिति में ऐसा नहीं होता है। अधिकतर एटीएम एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने के बाद कार्ड की सारी जानकारियों को डिलीट कर देता है। इसका अर्थ ये होता है कि आप कैंसिल बटन को नहीं भी दबाएंगे तो भी आपकी जानकारी वहां सेव नहीं होगी। लेकिन कुछ एटीएम आपसे लेन देन जारी रखने के लिए पूछता है तो वहां आप कैंसिल बटन याद से दबाकर ही बाहर निकले। याद रहे, ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद एटीएम मशीन की स्क्रीन पर होम पेज आ जाती है तो फिर आपको कैंसिल बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को लेकर के बहुत पहले एक खबर काफ़ी वायरल हो गई थी जिसमें बताया गया था कि एटीएम पर ट्रांजैक्शन से पहले कैंसिल बटन को बार बार दबाना अनिवार्य है। इस खबर को आरबीआई के माध्यम से चलाया गया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि कैंसिल बटन को दबाना अनिवार्य है। इस वायरल खबर का पीआईबी ने फैक्ट चेक किया था जिसमें पाया गया था कि ये आरबीआई की तरफ से नहीं चलाया गया है। उन्होंने कहा था कि अपना लेन देन पूरी तरीके से प्राइवेसी के साथ करें और पिन कोड को कार्ड पर ना लिखें। दोस्तों बात करते हैं कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि 80,402 टीईटी और एसटीटी पास अभ्यर्थियों को पक्की नौकरी देने की गारंटी तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने दी थी। उन वादों का क्या हुआ? दरअसल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ज्योतिबा फूले की जयंती के मौके पर मिलन समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें दूसरे दलों से आए नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सम्राट चौधरी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर के नीतीश सरकार पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जो सरकार स्थापित है वह कब पलटी मारेगी कोई नहीं जानता। यही नहीं, उनकी नीतियां भी पलटासन वाली ही है। जब कल तक टीईटी और एसटीटी के अभ्यर्थियों की चिंता सरकार करती थी, खुद तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह गारंटी दी थी कि 80,402 अभ्यर्थी जिन्होंने टीईटी और एसटीटी की परीक्षा पास की है उन्हें पक्की नौकरी देंगे। कल कैबिनेट बुला करके सबकी छटनी कर दी गई है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार को परीक्षा में पास कर चुके अभ्यर्थियों की कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुराने लोग जो बहाल हुए हैं उनकी चिंता कौन करेगा? दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार के पहचान बना चुके प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं। जनसुराज पद यात्रा के दौरान वैशाली के हाजीपुर में उन्होंने कहा कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए घातक है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वंशवाद आज समाज की सच्चाई है और इसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्था की भी सच्चाई है। उन्होंने कहा कि साल 1952 में 2/3 से ज्यादा सांसद 50 वर्ष से कम आयु के थे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वंशवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि जदयू में पार्टी का नेता वही बनेगा जिसे नीतीश कुमार चाहेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि गलती सोनिया गांधी और फिर लालू यादव की नहीं है कि वे वंशवाद कर रहे हैं। कोई भी अपने बेटे को आगे बढ़ाना ही चाहेगा। कमी उस दल में है जहां दल का मालिकाना हक किसी एक इंसान के हाथ में दे दी जाती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में पार्टी अगर बिहार के लोगों का होगा तभी आप उससे निकल पाएंगे। वंशवाद तब खत्म होगा जब पूरे बिहार के लोग मिलकर के अपना दल बनाएंगे, तब सबको अपने बच्चों की चिंता होगी और फिर लोग वंशवाद नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में आज सरकार की जवाबदेही खत्म हो गई है। जब सरकार को समझ में आ गया है कि वे कुछ करे या ना करे, लोग उनको वोट करते ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि नेताओं के अंदर से डर खत्म हो गया है। उन्हें पता चल गया है कि जाति और फिर धर्म के नाम पर उन्हें वोट मिल जाएगा, इसीलिए वे काम करने का इरादा छोड़ दिए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के एक नेता ने बीजेपी और आरएसएस को स्लीपर सेल की संज्ञा दे दी है, जहां उनकी नज़रों में बीजेपी और आरएसएस स्लीपर सेल की भूमिका में काम कर रहे हैं। इस बात को जदयू के किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं कहा है, बल्कि इस बात को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्लीपर सेल क्या होता है। इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के नेता ने बीजेपी और आरएसएस पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया है। दरअसल रमजान के महीने में देश भर में इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है, जहां इसी क्रम में कुछ दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपने आवास पर एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। महागठबंधन के सभी नेता उसमें शामिल हुए थे। उसके कुछ दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पिछले रविवार को अपने आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। जब मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने सत्ता और फिर विपक्ष के सभी लोगों को उस पार्टी में आमंत्रित किया था। जब बीजेपी ने उस पार्टी से अपने आप को किनारा कर लिया था। दोस्तों रमजान का महीना जारी है और ईद का इंतजार भी है। जानकारों की माने तो इस बार 22 अप्रैल को ईद का त्यौहार मनाए जाने की उम्मीद है। भारतीय त्योहारों के आगमन का अंदाज़ा बाजार की रौनक को देखकर ही लगाया जा सकता है। ईद की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, खरीदारी को लेकर के बाजार में भी तेज़ी से भीड़ बढ़ने लगी है। लोग अभी से ही ईद को लेकर के खरीदारी में जुटे हुए हैं। बीते 2-3 दिनों से ईद पर बाजार देर रात तक गुलजार हो रहे हैं। सीमांचल के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर स्थित दुकानों पर खरीदारी को लेकर भी देर रात तक लोगों की भीड़ जुटने लगी है। 2-3 दिन पहले से ही सीमांचल के मुख्य बाजारों में ईद को लेकर के खरीदारी को लेकर लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहाँ खास करके शहरों में, चाहे किशनगंज, पूर्णिया, अररिया या फिर कटिहार की बात करें, सभी शहरों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। देर रात तक ये भीड़ जारी रहता है। वहीं दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे बल्बों से अपने दुकानों को सजा करके रख दिया है। इसी तरीके की स्थिति मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित दुकानदारों की है, जहां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानों को सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ शाम ढलने के बाद ईद की खरीदारी को लेकर के काफ़ी लोगों के बाजार पहुंचने से इन क्षेत्रों में देर रात तक जाम की स्थिति बनी रहती है। जब पैदल चलने में भी लोगों को मशक्कत करना पड़ रहा है। जब रात 8 बजे के बाद ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। इधर बाजार में ईद की खरीदारी को लेकर के भीड़ बढ़ने से कारोबारियों द्वारा कारोबार को लेकर के संतोष व्यक्त किए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कैबिनेट ने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर लगा दी है। ये तो आपको पता। जब टीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी अब इस नियमावली के खिलाफ आ गए हैं। जब सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जब नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर के मचे बवाल पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि डिग्री लाओ और शिक्षक की नौकरी पाओ स्कीम जो सरकार ने चलाई है वह पूरी तरीके से गलत है। नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अब जब नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ तब नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सरकार ने नियमावली बनाने में बहुत देर कर दी है। इतने वर्षों में जो बिहार के युवाओं का नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। आज कई नियोजित शिक्षक तो ठीक से पढ़ा भी नहीं सकते हैं। नियोजित शिक्षकों के लिए फिर से परीक्षा लेना और फिर उन्हें फेल कर देना कितना सही है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बदलने की बात तो हम 2017 और फिर 2018 से ही बोल रहे हैं। डिग्री लाओ और शिक्षक की नौकरी पाओ जो चलाया गया वह बिल्कुल भी गलत था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 2006 में गलती हुई थी, अब जाकर के उन्हें ये बात समझ में आई है। लेकिन जिन छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है उसे कौन बचाएगा। आयोग से बहाली को लेकर के अब सरकार ने नियमावली बनाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कामगारों की सुरक्षा के लिए विशेष समिति बनेगी। इस समिति के गठन से 8,000 से अधिक निबंधित कल कारखानों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक कामगारों को फायदा होगा। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी कार्य योजना तैयार की है। इस योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस समिति का गठन अगले माह तक कर लिया जाएगा। इस समिति में कारखाना प्रबंधन के साथ साथ कामगारों का भी प्रतिनिधित्व भी होगा। इस समिति का मूल दायित्व कार्यस्थल पर कामगारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। विशेष समिति की ओर से की गई सिफारिशों पर अमल हुआ या नहीं, इसकी समीक्षा की जिम्मेदारी भी समिति के पास होगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ताबड़तोड़ तबादले का दौर जारी है। जहां सरकार ने आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बाद डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया था। अब बड़े पैमाने पर एसडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। जहां बिहार के 32 अनुमंडलों में नए अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीपीओ की पोस्टिंग कर दी गई है। पहले से तैनात एसडीपीओ को किनारे लगा दिया गया है। जहां सत्ता के गलियानों में हो रही चर्चाओं के मुताबिक सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के मोड़ में आ गई है। जहां किसी चुनाव में एसडीपीओ स्तर के पदाधिकारियों का काफी अहम रोल रहता है। लिहाजा नई सरकार के समीकरणों के मुताबिक नए अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। दोस्तों बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के जारी नई नियमावली का विरोध हो रहा है। यहाँ बिहार के शिक्षा संघ के साथ साथ अभ्यर्थी भी इसका विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बिहार सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहीं पर नहीं, ट्विटर पर भी हैशटैग नियमावली 2023 वापस लो ट्रेंड कर रहे हैं। जहाँ इस हैशटैग के तहत यूजर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि इस नियमावली को वापस लिया जाए। विरोध के साथ साथ कई जगह सीएम, डिप्टी सीएम और फिर शिक्षा मंत्री का पुतला भी दहन किया जा रहा है। ट्विटर ट्रेंड कर रहा हैशटैग नियमावली 2023 वापस लो के साथ एक यूजर ने लिखा कि अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं हुए पानी है। नियमावली 2023 वापस करवाओ, नहीं तो बर्बादी जवानी है। या दलों की राजनीति का शिकार शिक्षक अभ्यर्थी क्यों? एक यूजर ने लिखा है कि शिक्षक अभ्यर्थी को भेड़ बकरी समझ लिया है क्या? जब चाहा जैसे मन किया वो हाँक दिया। कुछ यूजर ने यह भी कहा है कि सरकार ने अभ्यर्थी को ठगने का काम किया है। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतने के लिए तैयार रहें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और लालू ने 2024 के संसदीय चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयासों के बीच वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की है। बिहार की राजनीति के दो दिग्गजों के बीच बैठक ऐसे दिन हुई जब नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए यहां ईडी के सामने पेश हुए। जहां इससे पहले पिछले साल अगस्त में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पटना में मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने राजद सुप्रीमो की आवास पर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं की परीक्षा में असफल परीक्षार्थियों के लिए बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल प्रैक्टिस का डेट जारी कर दिया है। अगर आप कंपार्टमेंटल एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर यह खबर आपके काम की है। बिहार बोर्ड ने प्रैक्टिकल का डेट जारी करने के साथ ही अपने आधिकारिक वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड अपडेट कर दिया है। आप वहां से जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। जहां उसमें जो छात्र फेल कर गए थे वैसे छात्रों के लिए बिहार बोर्ड ने 12वीं के कंपार्टमेंटल का प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया था। आप बिहार बोर्ड की वेबसाइट में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपने जिस स्कूल से रजिस्ट्रेशन करवाया है और परीक्षा का फॉर्म भरा है वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके हस्ताक्षर और फिर मुहर लगा कर भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कंपार्टमेंटल प्रैक्टिकल एग्जाम 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक होगी। बिहार बोर्ड की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आपको अगर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी आ रही है तो आप फौरन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 061222300039। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।